नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी बच्चों का इस प्यारी सी सीडीपी की प्रैक्टिस क्लास में। मैं हूं शशांक तिवारी। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं सीडीपी की बहुत ही बेहतरीन क्लास है डियर लर्नर्स के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चे, सीटेट जब आ चुका है, सीटेट जब चल रहा है तो रोज़ हम सीडीपी की क्लासेस कराना, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि ये जो आज के जो प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है और ये 2011 से लेकर के 2022 तक के प्रीवियस ईयर प्रश्न है। आज मैं मेरे हिसाब से कैप्शन डालना भूल गया हूँ, तो इस बात का आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे कैप्शन कैसे पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रश्न कुछ और नहीं बल्कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। हम इनको वैसे भी डाल सकते थे, लेकिन हमने सोचा क्यों ना इनको टाइप करके ही रखा जाए, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली पेपर की कटिंग को लगाते तो उसमें इन चीज़ों में भद्दापन बहुत ज़्यादा है, या आप कह सकते हैं कंजस्टेड ज़्यादा है, छोटी ज़्यादा है। तो मैं अपनी तरफ से टाइप करके आपको इस फॉर्म में देने वाला हूँ जिस फॉर्म में आप अभी इसको देखेंगे। आई होप आपको क्लास बहुत पसंद आएगी। ये जो मेरा पोस्टर है ये मेरे कोर्स का पोस्टर है, तो याद रखिएगा, अगर जो भी बच्चा 5 तारीख के पहले चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी का कोर्स लेना चाहता है और केवल 45 दिन में पूरा करना चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। पूरे 30 पे 30 मार्क्स के लिए इस पे आपको मिलेगा, संपूर्ण कोर्स मिलेगा आपको सीटेट में। सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी सीरीज मिलेगी, पीडीएफ मिलेंगी, हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेंगे और मैराथन क्लासेस मिलेंगी, प्लस प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे। जैसे अभी आपको मिल रहे हैं वहाँ भी आपको प्रैक्टिस सेशंस अलग से मिलेंगे। और ये जो चीज़ें कराई जाएंगी ये शशांक तिवारी यानी मेरे द्वारा कराई जाएंगी। चलते हैं आगे की अपनी बात पर। ये है मेरे सारे मीडिया हैंडल्स, जैसे कि फेसबुक हैंडल, टेलीग्राम हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल। यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे अपने करियर से रिलेटेड बातें कर सकते हैं, आप मुझे पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं और मैं आपकी बातों का जवाब ज़रूर दूंगा। आप सभी जो भी बच्चे देख रहे हैं सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे डियर लर्नर चैनल को। चलते हैं अपने पहले नंबर प्रश्न पर। पहला नंबर प्रश्न देखो, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता माना है। मन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये नहीं, ये लिखा हुआ है माना गया है। ठीक है, माना गया है। टाइपिंग में कभी कभी जो टाइपिस्ट हैं वो मिस्टेक कर देते हैं, तो उनकी हल्की सी मिस्टेक को आप माफ़ कर देंगे। हम प्रयास करेंगे कि ये दोबारा बातें ना हो पाएँ। देखो, पहला लिखा हुआ है शिक्षण पद्धतियों और विषय में ज्ञान, दूसरा लिखा है अति मानक भाषा पढ़ने में दक्षता, फिर है पढ़ने की उत्सुकता और धैर्य और दृढ़ता। याद रखिएगा, शिक्षण पद्धतियों में और विषयों का ज्ञान ही केवल एक शिक्षक को शिक्षक नहीं बनाता है, क्योंकि जो शिक्षक होता है, आपने सुना होगा, शिक्षक की गोद पर प्रलय और सृजन खेलते हैं, प्रलय और निर्माण खेलते हैं। तो केवल अगर उसको शिक्षण पद्धतियां आती हैं और उसको विषयों ज्ञान है, केवल यही उसको शिक्षक नहीं बनाता है, क्योंकि शिक्षक का कर्तव्य विद्यालय के साथ साथ समाज की ओर भी उसका एक प्यारे बच्चे कर्तव्य होता है। तो उसका ये भी एक बहुत ही प्यारा सा कर्तव्य है कि उसमें धैर्यता और दृढ़ता हो, तभी तो बच्चे की पूरी बातें सुनेगा। बच्चा छोटा है, बच्चे को कुछ नहीं आता है, तो बच्चा 4 प्रकार के सिली प्रश्न भी कर सकता है जिनका कोई मायने नहीं, ऐसे प्रश्न भी कर सकता है। तो अगर जो शिक्षक है वो धैर्यवान है तभी वो एक शिक्षक की प्राणी में आएगा। अतिमानक भाषा पढ़ लेने से कोई शिक्षक नहीं बनता है, अति उत्सुकता से कोई शिक्षक नहीं बनता है। तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि जिसके अंदर धैर्यता और दृढ़ता होगी वही क्या होगा? एक अच्छा टीचर होगा। याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है ये कहाँ से है? तो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है और ये पेडागोजी से ये प्रश्न लिए गए हैं। आगे आ जाइए, दूसरा है मन का मानचित्रण संबंधित है। जैसे मानचित्र हम बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? तो भारत के विभिन्न भूभागों को, या आप कह दीजिएगा कि विश्व के विभिन्न भूभागों को दर्शाते हैं। तो अगर मन का मानचित्र बनाएंगे तो क्या करेंगे? तो आप कहेंगे साहसिक कार्यों की क्रिया योजना नहीं, मानचित्र में क्रिया योजना नहीं, साहसिक कार्यों की नहीं। बी नंबर है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से अनुसंधान नहीं करना है, हमें एक चित्र बनाना है, एक मैप ड्रॉ करना है।
बोध यानी समझ की तकनीक से नहीं, समझ की तकनीक से भी नहीं, हमको क्या करना है, मन का चित्र बनाने से होता है। मन का चित्र क्या होता है, तो आप कहोगे कि मन का चित्र बनाना हमको नहीं है, क्योंकि मन का चित्र हम नहीं बनाएंगे। जो हमने ये बात आपको बताई ये बात सही है, 2 नंबर सही है, क्योंकि अगर आप मन का मानचित्रण कर रहे हैं तो मन में आप यही तो देखेंगे कि उसमें क्रियाशीलता कितनी है। ठीक है, तो आप कहेंगे ये बी नंबर से, क्योंकि मन का चित्र हमको नहीं बनाना है, हमें उसको मस्जिद का चित्र थोड़ी ना चाहिए। पेडागोजी का प्रश्न है, पेडागोजी के जब प्रश्न सीटेट पे आते हैं तो कुछ यूं ही पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, तो आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि जो मन का जो मानचित्रण होता है उसको हम कैसे करते हैं। तो आप कहोगे कि मन का मानचित्रण करने के लिए हम क्या करते हैं, तो आप कहोगे कि मन की जो क्रियाशीलता है, मन की जो चीजें हैं उनमें ही हम क्या करते हैं, अनुसंधान। जो भी हमारे मन में कुछ बातें आ रही हैं, जो बच्चे के मन में बातें चल रही हैं, उन्हीं के ऊपर हम अनुसंधान करते हैं। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। आगे आ जाइए, लिखा हुआ है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है। तो आप कहोगे ये किसने की है, पियाजे ने की है। 4 अवस्थाएं कौन कौन से दी हैं, तो पियाजे ने कहा कि बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहली जो अवस्था है उसको कहते हैं संवेदी गामक अवस्था, जिसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। ये कब से कब तक होती है, तो आप कहोगे कि जन्म से लेकर के कब तक होती है, 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी कौन सी होती है, तो दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये कब से कब तक होती है, तो आप कहोगे ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। तीसरी कौन सी होती है, तो आप कहोगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये कब से कब तक होती है, तो आप कहोगे 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। और अगर आखिर और लास्ट की बात की जाए तो ये होती है अमूर्त, या इसी को कहते हो औपचारिक, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या होता है, 11 से 18 तक होती है। तो ये बात है। तो आप समझ गए ना कि जो जीन पियाजे हैं, कौन, जीन पियाजे जो हैं, इन्होंने इस बारे की बात की है कि भैया देखो बच्चे के विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहले कहते हैं क्या कहते हैं, संवेदी गामक यानी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 साल तक होती है। फिर कहते हैं प्री ऑपरेशन स्टेज, जो कि जिसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 साल तक होती है। फिर होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशन यानी मूर्त ऑपरेशन अवस्था, जो कि 7 से लेकर 11 साल तक होती है। फिर होती है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो कि 11 से लेकर के 18 वर्ष तक होती है। इसलिए ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर यानी पियाजे सही हो जाएगा। ठीक है बात, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर देखो लिखा है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषक है। हमको सृजनात्मकता का पोषक यानी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता बोलें तो क्या होता है, तो आप कहेंगे सृजनात्मकता बोलें तो होता है क्रिएटिविटी। ठीक, क्रिएटिविटी होता है सृजनात्मकता। अब सृजनात्मकता क्या है, तो देखो पहले नंबर में लिखा हुआ है कि प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरे में लिखा हुआ है विद्यालयी जीवन के आरंभ से उपलब्धि के ना, याद रखना कभी भी आप बाल विकास पढ़ो तो उसमें उपलब्धि का कोई भी स्थान नहीं होता है। फिर लिखा है परीक्षा के अच्छे अंक ना कभी अच्छे अंक, कभी भी सीडीपी ये नहीं कहती है कि बच्चे में चूंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तो सारे बच्चे जरूरी नहीं कि अच्छे अंक लाएं। हो सकता है कोई एक्टर की लाइन में अच्छा हो, कोई किसी लाइन में अच्छा हो। फिर देखो अगला लिखा हुआ है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण नहीं, तो क्या है, तो आप कहेंगे ऊपर। प्रत्येक विद्यार्थी में क्या होती हैं, तो आप कहेंगे कुछ अंतर्निहित प्रतिभाएं होती हैं, और इन्हीं का जो पोषण करता है वही तो क्रिएटिविटी है, वही तो सृजनात्मकता है। जैसे आप हैं और हम हैं, आप पढ़ रहे हैं, अगर जिसका भी पढ़ाई में कम मन लगता है, हो सकता है वो किसी और क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे हो, है कि नहीं, तो क्या है वो उसकी अंतर्निहित या अंतर्जात प्रतिभा ही तो है। तो सही क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे पहला नंबर सही हो जाएगा। पेडागोजी संबंधित प्रश्न है, सभी बच्चे इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सृजनात्मकता का मतलब होता है कि जो प्रकृति में हो रहा है, सब पढ़े जा रहे हैं, वो काम ना करना, जो हमारे अंतर्निहित जो हमारी क्षमताएं हैं,
उन पर काम करना या उनको बढ़ावा देना या उन पर कोई भी काम करना, तो वही है सृजनात्मकता। तो क्या सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे आ जाओ। लिखा हुआ है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। देखो माता पिता जो होते हैं या जो टीचर होता है, इनको दोनों की सीखने की प्रक्रिया में क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे इनको सहानुभूत नहीं चाहिए। देखो सीखने की प्रक्रिया में सहानुभूत मत दिखाइए, तटस्थ मत रहिए, नकारात्मक मत रहिए, बल्कि क्या करिए? तो आप कहिए बल्कि करिए कि अग्रोन्मुखी, चाहे वो शिक्षक हो और चाहे वो क्या हो, चाहे वो माता पिता हो या चाहे वो पेरेंट्स हो। अगर किसी का बच्चा सीख रहा है तो याद रखिए आपको कौन सी भूमिका निभानी पड़ेगी? तो आप कहोगे हमको अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी पड़ेगी। उससे कहना पड़ेगा तो सीख, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा हम देख लेंगे, अगर तेरे कम नंबर भी आएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू सीख जरूर या तू पढ़ने जरूर जा। ये बात शिक्षक या माता पिता को कहनी पड़ेगी बच्चे से। ठीक है, बात समझ गए ना? चाहे शिक्षक हो चाहे माता पिता हो, अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी पड़ेगी। आपसे कहा जाए कि कोई एक बच्चा है जो अधिगम कर रहा है, ठीक, इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो आप कहोगे शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए एक सुविधादाता के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में। सुविधादाता के रूप में क्या होनी चाहिए? तो आप कहोगे एक सुविधादाता के रूप में या फैसिलिटेटर की भूमिका में होना चाहिए, ना कि एक तानाशाह, ना कि एक तानाशाह की भूमिका में। याद रखिए तानाशाह उसको नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए? तो आप कहोगे सुविधादाता होना चाहिए, जो बच्चे को दिक्कतें आ रही हैं उस पर उसकी मदद करे, बल्कि तानाशाही ना करे। 6 नंबर में आ जाओ। देखो लिखा हुआ है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है? देखो एक शब्द यहां पर लिखा हुआ है अमूर्त कल्पनाएं। अभी याद करिए जो मैंने सबसे 5वीं स्टेज बताई थी, मैंने कहा था चाहे इसको लिखिए औपचारिक संक्रियात्मक, चाहे इसको लिखिए अमूर्त संक्रियात्मक। अमूर्त संक्रियात्मक, दो में से आप कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अवस्था और ये कब से कब तक होती है? तो आप तुरंत कहोगे ये होती है 12 से ऊपर, या आप कह दो कि 11 से लेकर के 18 वर्ष तक, यानी इसी को हम कहते हैं किशोरावस्था। तो चाहे इसको औपचारिक कहो चाहे इसको अमूर्त कहो। अगर आप इंग्लिश में जाओगे तो दोनों की स्पेलिंग एक ही होती है, जो कि लिखा होता है फॉर्मल, ऑपरेशनल स्टेज। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसी को चाहे अमूर्त कहें चाहे, अब बताओ अमूर्त संकल्पना कब करेगा? जब ये कहां पर पहुंच जाएगा? तो आप कहोगे जब सर जी औपचारिक में पहुंच जाएगा, अमूर्त में पहुंच जाएगा, तभी तो ये क्या करेगा? अमूर्त का मतलब होता है जो चीजें हमारे सामने नहीं है और उनके बारे में हम बात करते हैं तो उनको हम कहते हैं अमूर्त चीजें। क्या कहते हैं? तो आप कहोगे उनको कहते हैं अमूर्त। आगे आ जाते हैं। आगे देखिए सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? देखिए बड़ी तसल्ली से और ध्यान से सुनेंगे कि जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत होता है, जो अंतः चाहे दृष्टि लिखिए और चाहे इसको अंतर्दृष्टि, इसी को हम कहते हैं सूझ का सिद्धांत। क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत। देखिए एक हमारे पास में एक संप्रदाय हुआ जिसको हम कहते हैं, प्यारे बच्चे, जिस संप्रदाय को हम कहते हैं गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद, अगर कहा जाए गेस्टाल्टवाद गेस्टाल्टवाद की शुरुआत किसने की? तो आप कहेंगे वर्दीमीर ने। ध्यान से सुनते जाइएगा, वर्दीमीर ने, या वर्थाइमर, हिंदी में वर्दीमीर कहते हैं। अगर कहा जाए कि इसका गेस्टाल्टवाद का सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया था? तो सबसे ज्यादा प्रयोग किसने किया था? तो आप कहोगे सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया था वो किया था कोहलर ने। किसने? कोहलर ने एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? तो आप कहेंगे चिंपैंजी पर। तो आपसे कहा जाएगा कि चिंपैंजी का नाम बताइए जिस पर कोहलर ने प्रयोग किया था, तो आप कहेंगे सुल्तान। ध्यान रखना कई सारे प्रश्न यहां से आपके तैयार हो जाएंगे। तो गेस्टाल्टवाद है जो, प्यारे बच्चे देखो, ये जो गेस्टाल्टवाद होता है इसे ही क्या कहते हैं? तो गेस्टाल्टवाद जो है, गेस्टाल्टवाद का अन्य नाम क्या है? तो आप कहोगे समग्रवाद। ठीक है, मैं चीजें जहां लिख रहा हूं आप सर मेरी बातों पर ज्यादा दें। इसी का कहते हैं समग्रवाद। अगर कहा जाए कि इससे संबंधित कौन कौन है, तो 3-4 लोगों को याद रखिए। पहला नाम क्या है? पहला नाम है वर्दीमीर, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। दूसरा नाम है कोहलर, जिन्होंने क्या किया? सूझ के सिद्धांत में सबसे ज्यादा प्रयोग किया।
फिर अगले हैं कौन है, तो अगले हैं कुर्ट लेविन, कुर्ट लेविन। और अगले कौन है, तो अगले हैं कोफका। कौन है, आप कहेंगे कोफका हैं। तो यहाँ पर ये चार लोग जो हैं ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो आप कहेंगे ये संप्रदाय संबंधित हैं समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद प्यारे बच्चे कहता है कि बच्चे में एक अंतर्निहित सूझ होती है और व्यक्ति अपने समस्त काम उसी सूझ के हिसाब से करता है। जब उसको कोई बात अंदर सूझती है तभी वो काम आगे चल के करता है। तो ये बात है, याद रखेंगे ना। कोहलर ने सबसे ज्यादा प्रयोग किया, एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था जिसका नाम था सुल्तान। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे वर्दीमीर या वर्टहाइमर, और इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया कोहलर ने। और इसके दो लोग और हैं, कुर्ट लेविन और कोफका जी भी हैं। आई होप आपको समझ में बात आई हो। आगे चलते हैं। देखो लिखा हुआ है डिसलेक्सिया। देखो हम कुछ रोगों की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास लिखा हो डिसलेक्सिया, ठीक है बात, एक तो ये बात हो गई, एक मिनट इसको सही से रख लेते हैं। एक तो बात हो गई आपके पास लिखा हो डिसलेक्सिया, कहाँ है पॉइंटर, ये है, इधर आ जाओ। अगर दूसरी बात है, अगर आपके पास लिखा हो डिसग्राफिया, आपके पास लिखा हो डिसकैलकुलिया, तीन बातें अगर आपके पास लिखी हो, तो जो डिसग्राफिया है, ग्राफ माने क्या होता है, तो आप कहोगे ग्राफ बनाना पड़ता है, खींचना पड़ता है, यानी ये हो जाएगा लेखन संबंधी या लिखने संबंधी विकार। क्या हो जाएगा, संबंधी विकार, मतलब एक रोग है, ये रोग या विकार। देखो डिस माने डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी, और काहे में डिसेबिलिटी, तो आप कहेंगे ग्राफिया यानी लिखने में, तो आप कहेंगे लिखने संबंधी विकार। ये कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन माने जोड़ना घटाना गुणा भाग करना। और डिस माने डिसेबिलिटी किसमें, गणित में, तो आप कहोगे कि गणितीय संक्रियाओं में, गणितीय संक्रियाओं में दिक्कत या संबंधी विकार जो होगा, मतलब गणितीय संख्या नहीं कर पाएगा। जो डिसलेक्सिया क्या होगा, तो आप कहोगे पठन या पढ़ने संबंधी विकार हो जाएगा ये। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, ये तीन चीजें बार बार पूछी जाएंगी, तो आप याद रखिएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, अगर पूछ लिया जाए डिसग्राफिया, ग्राफ माने क्या होता है, ग्राफ, आप कहोगे ग्राफ खींचा जाता है, और डिस माने डिसेबिलिटी, तो ग्राफ संबंधी डिसेबिलिटी, तो ग्राफ खींचा जाता है तो लिखना पड़ता है, इसलिए क्या हो जाएगा, लेखन संबंधी विकार। डिसकैलकुलिया क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करना पड़ता है, गणितीय संक्रियाएं करनी पड़ती हैं, तो हो जाएगा गणितीय संक्रियाओं में दिक्कत, तो हो जाएगा डिसकैलकुलिया। और डिसलेक्सिया क्या हो जाएगा, तो पढ़ने संबंधी विकार हो जाएगा। तो बताओ सही क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे तीसरा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अब देखिए, बड़े ध्यान सुनिएगा। देखिए बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो संज्ञानात्मक मतलब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसका सबसे ज्यादा पहचान, कॉग्निशन वो कहां पर लगाया, घर पे कॉग्निशन नहीं लगाता है। तो आप कहोगे जब वो विद्यालय जाएगा, जब वो कक्षा में बैठेगा, तब अपना सबसे ज्यादा आप क्या लगाएगा, तो संज्ञान लगाएगा। सबसे पहले तो ये समझ लो संज्ञानात्मक कहते हैं किसको है, तो संज्ञानात्मक का मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि दिमाग लगाना या मानसिकता से सोच के बताना। तो ये याद रखिएगा कि ये विकास तभी होगा जब बच्चा कहाँ बैठा होगा, कक्षा में। अगर तुमसे कहा जाता कि बताओ बच्चे का सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सामाजिक विकास सबसे ज़्यादा बच्चे का कहाँ पर होगा, तब आप किसको सही करते, तब आप सही करते खेल के मैदान को, क्योंकि वो वहाँ पर जाएगा, टीम वर्क सीखेगा, किसी को अगर चोट लगे तो उठाएगा, मतलब अगर कोई भी दिक्कत है तो वो वहां पर रियल टाइम पर चीजें सीखेगा। तो याद रखिएगा कि अगर बात अगर कहीं पर आ जाए कि बताओ भैया सामाजिक विकास कहाँ होगा, तो आप कहोगे खेल के मैदान पर। लेकिन अगर वही आ जाए कि बताओ भैया संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहाँ होगा, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे भैया ये जो संज्ञानात्मक विकास सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये कॉग्निशन से संबंधित होता है, तो उसका खेल के मैदान से कोई भी लेना देना नहीं है। क्या खेल के मैदान में जाकर आप अपना दिमाग लगाते हैं बहुत ज्यादा, तो कॉग्निशन का मतलब होता है कि मानसिक तौर पर सोचना। खेल के मैदान में शारीरिक तौर पर ज्यादा सोचा जाता है और भावनात्मक तौर पर ज्यादा सोचा जाता है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। 10वां नंबर देखो लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। मान लीजिए आप कोई भी शिक्षक है, वो आप
क्लासरूम में जाकर के टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आपकी टीचिंग सबसे ज्यादा सफल कब मानी जाएगी? कब मानी जाएगी? जब शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य किया जाएगा, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति होगी। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति ही करा लिए तब भी अपव्ययी शिक्षण कहाँ हुआ? कक्षा में एकदम खामोशी तो ये तो फिर आप तानाशाह हैं, आप बच्चों को मारते ज्यादा हैं, इसलिए बच्चे खामोश बैठे हैं। विद्यार्थियों का ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछा जाना। याद रखिएगा, सीडीपी जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप उसी ऑप्शन को सही करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन कहां से है तो आप कहेंगे अभी प्रेरणा से नहीं है, ये है पेडागोजी से। तो अगर कभी भी आप टीचिंग कर रहे हैं और टीचिंग में बच्चा अगर खुले रूप से प्रश्न पूछ पा रहा है, खुले रूप से अगर क्या कर पा रहा है, वो प्रश्न पूछ पा रहा है, अगर ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा ज्यादा प्रश्न पूछेगा कि उतना ही बच्चा क्या कर रहा है, तो आप कहोगे उतना ही बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है। क्या कर रहा है? लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है। और इसीलिए जॉन डीवी कहते हैं कि लर्निंग बाय जो डूइंग होती है वो सबसे अच्छा तरीका माना गया है। किसका? आप कहोगे लर्निंग का। ठीक है, तो याद रखिएगा, कक्षा में अब उपचारात्मक कार्य करे ना करे, अगर विद्यार्थी खूब प्रश्न पूछ रहा है खुलकर, तो आप समझ जाइए कि अभी अभिप्रेरित है, क्योंकि प्रश्न वो तभी पूछेगा जब वो सही से बैठा होगा क्लास में, सही से आपको सुन रहा होगा, और सही से तभी सुनेगा जब आप अभिप्रेरित शिक्षण कर रहे हैं, आप बच्चे में जिज्ञासा को जगा रहे हैं, तभी ऐसा होता है। आगे आ जाओ। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह किसने कहा था? याद रखिएगा, ये कोई और नहीं बल्कि प्याजे ने कहा था। क्यों? क्योंकि प्याजे ने क्या कहा है? तो प्याजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। क्या कहा है? नन्हा वैज्ञानिक कहा है। तो वैज्ञानिक जो होते हैं तो इनका कहना था कि जो बच्चे होते हैं ना, वो दुनिया के बारे में क्या करते हैं? तो आप कहोगे दुनिया के बारे में खुद की एक समझ बनाते हैं। जब यहाँ पर आते हैं, देखते हैं चीज़ों को, तो उनके बारे में एक समझ बनाते हैं, एक सोच बनाते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे नहीं चलता है। तो आप सही कर देंगे नंबर 4 को, जीन प्याजे को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। निम्न में से कौन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? देखो, नहीं है पूछ रहा है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है। बिल्कुल सही बात है, बुद्धिमान होगा तो जरूरी नहीं सारी चीजें उसके सामने लाइए ही, वो अमूर्त रूप से सोच लेगा, यानी जो चीजें नहीं है उनके बारे में भी सोच लेगा। फिर लिखा हुआ है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को एडजस्ट करता है। बिल्कुल ठीक बात है। जो बुद्धिमान कौन है? बुद्धि की परिभाषा देते वक्त बताया गया है कि बुद्धि क्या है, तो कहा गया कि एबिलिटी टू एडजस्ट एनी न्यू इन्वायरमेंट। जब आप किसी नए परिवेश में जाएं तो अपने आप को आप कैसे संतुलित कर पाते हैं, वही तो बुद्धि है। समायोजन की क्षमता ही तो बुद्धि है। तो बिल्कुल ठीक बात है। लिखा है कि जो लंबे निबंधों को ये इररिलेवेंट है, यानी बिल्कुल भी प्रासंगिक बात नहीं है। जो प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण, ये भी बिल्कुल सही बात है कि प्रभावपूर्ण तरीके से उचित संप्रेषण करता है, वो भी क्या हो जाएगा? वो भी तो कौन सा सही है? तो यहां पर आप कहोगे कि यहां पर नहीं पता करना था, तो तीसरा नंबर नहीं है। यहां पर कोई भी मतलब नहीं है कि लंबे निबंधों को जल्दी रटने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता, इससे क्या लेना देना है। तो क्या हो जाएगा? तो तीसरा जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या गया था? लक्षण नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है? तो लक्षण है। ठीक है। मीरा अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है। मीरा नाम की एक बच्ची है जो घर में अक्सर बातचीत कम करती है, लेकिन विद्यालय में जब जाती है तो काफी बातचीत करती है। देखिए, होता क्या है, जैसे कोई बच्चा आपके घर में है, आप अगर उस बच्चे की बात को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हो तो बच्चा क्या करता है? चुपचाप रहने लगता है या ज्यादा बातचीत नहीं करता है। लेकिन वही जब बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल में उसके जो मित्र समूह हैं, अध्यापक हैं, वे सब उसकी बातों को सुनना चाहते हैं, उसकी बातों को महत्व देते हैं, या स्कूल में ऐसा वातावरण है कि जिससे वह ज्यादा बोलने के लिए उत्साहित हो जाती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसलिए अब देखो, इसमें देखेंगे विद्यालयों में काफी बार यह दर्शाता है। शिक्षकों की मांग होती है बच्चे, नहीं भाई, ऐसी शिक्षकों कभी मांग नहीं होती। शिक्षकों की मांग होती बच्चे ज्यादा पढ़ें। फिर ये क्या है? उनके विचारों को विद्यालय में, हाँ ये ठीक बात है। ये क्या है? हर विद्यालय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। बिल्कुल गलत बात है, ये भी गलत बात है। और अपना घर पसंद नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसको घर अपना पसंद है, लेकिन घर में कोई उसके विचारों को मान्यता नहीं देता है, जबकि स्कूल है तो स्कूल उसके विचारों को मान्यता देता है। इसीलिए वहां पर ज्यादा बात करती है और घर पर कम बात करती है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये भी पेडागोजी संबंधित एक प्रश्न है और प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये सारे के सारे जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर में, तभी आप देख रहे होंगे कि मिक्सअप हैं। समझ गए? चलिए आगे आ जाइए।
आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न जो है अब हमारे पास में, वो कहता है एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक जो शिक्षक है वो पढ़ा रहा है और वो उसको अपने स्टूडेंटों की जो क्षमताएं हैं, जो एबिलिटीज हैं, उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र उस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो आप सभी जानते हो कि जब आप देखो, सामाजिक दर्शन तो अलग की बात है, मीडिया मनोविज्ञान भी गलत है, शिक्षा समाजशास्त्र भी गलत है। बस एक ही बात है कि अगर आप बच्चे के हित में काम कर रहे हो, अगर आप बच्चे की भावनाओं को समझ रहे हो, बच्चे की क्षमताओं को समझ रहे हो, बच्चे के बारे में कुछ भी कर रहे हो, तो वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, तो आप कहोगे भैया ये शिक्षा मनोविज्ञान है, और बाकी सब गलत है, याद रखना, ठीक है। आगे आ जाओ। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करती है? तो पिछले देखो, अप्रेरणा, अभी मैंने अप्रेरणा टॉपिक आपको पढ़ाया, लिखा हुआ है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती। बिल्कुल बात है, ऐसा कभी है, प्रेरणा नहीं करती है। लिखा है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के लिए थोड़ी ना करती है। अरे भाई, जब आप अभिप्रेरित होंगे तो एक आप सब्जेक्ट पढ़ना, तो क्या एक दिशा में क्यों सोचते? नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गई, ये तो संकुचित सोच हो गई। नहीं, हाँ, शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि पैदा करता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। हमने कहा था कि जब तक किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है, हमने कहा था जब किसी में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, जब वो पढ़ने के लिए चाहेगा ही नहीं, तो उसको पढ़ा कैसे सकते हैं? फिर लिखे शक्ति को पहना, ये भी गलत है। क्या सही है? तो आप रुचि को पकड़ के रखिएगा। प्रेरणा क्या करता है? इंटरेस्ट जगाता है पढ़ने के लिए, तभी बच्चा तो आगे पढ़ता है। आप कहेंगे ठीक बात है। देखो आगे लिखा है निर्जीव, देखो लिखा हुआ निर्जीव वस्तुओं का सजीव की तरह व्यवहार करने की प्रकृति को प्याजे ने क्या नाम दिया है? आप खुद ही बताइए, कोई भी व्यक्ति बता लेगा। जैसे कोई चीज निर्जीव है, उसको सजीव तरह हिंदी में उसको कहते हैं मानवीकरण। क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार। ऐसा जो अलंकार आता है हिंदी में क्या कहते हैं? मानवीकरण। जैसे कि बादल रो रहा है, पृथ्वी हंस रही है, और क्या बादल आए बड़े बंठन के समर के, तो बादल क्या बनते थनते समरते हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब है कि सजीव चिंतन, मतलब इसने सोचना ही नहीं है ना भाई। अरे नहीं समझे कि भाई कोई निर्जीव चीज है, उनको सजीव तरह व्यवहार किया जा रहा है, तो सजीव चिंतन ही तो किया जा रहा है। तो बस बात खत्म हो गई, बड़ा सरल सा है। आगे आ जाओ। लिखा हुआ है एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, किससे संबंधित है? देखो, क्वेश्चन की भाषा समझने की कोशिश करो, मेरे साथ रोज क्लास करो, आपको सब कुछ समझ आएगा। प्रीवियस ईयर में आया है, कहता है कि मान लीजिए, कहता है कि बच्चा अतीत माने बीते हुए समय में की समान परिस्थितियों, मान लीजिए बीते हुए समय में उसने कुछ काम करना सीखा था, मान लीजिए कि उसने साइकिल चलाना सीख लिया था, ठीक। फिर कहता है अनुक्रियाओं, अब उसको साइकिल चलाना आता है। अब बीते हुए परिस्थितियों के समान, अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर कोई दो समान स्थितियां आ जाएं, जैसे आप साइकिल चला लेते हैं तो आपको मोटरसाइकिल चलाने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वो भी दो पहिया है, ये भी दो पहिया है, तो ये दोनों चीजें कैसी हैं? तो आप कहोगे दोनों चीजें सभी सादृश्य हैं। कैसी हैं? सादृश्य हैं, या एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो एक बच्चा अतीत के समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, किससे संबंधित है? देखो बी नंबर ऑप्शन पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सीखने की सादृश्यता का नियम। यानी अगर कोई भी ऐसी चीज उसने सीखी है, और अगर कोई भी चीज वो सीख, जैसे कि कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो कार चला लेता है, और जब आप उसको ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ाएंगे, जब आप उसको ट्रक चलाने के लिए कहेंगे, तो याद रखिएगा वो बहुत ज्यादा उसको नया नहीं ले। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जो उसका स्टीयरिंग होता है वो हमेशा से घुमाता रहा है, तो सादृश्यता ही तो हुई। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात। दिमाग लगा के चलिए, प्रश्न की भाषा को समझिए। फिल इन द ब्लैंक्स प्रतिभाशाली बच्चे होने का संकेत है, नहीं है, सॉरी नहीं है, देखो लिखा हुआ है। तो अगर प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है वो सृजनात्मक और नवीन तो होएगा, तभी वो प्रतिभाशाली है। अभिव्यक्ति में नवीनता उसकी होगी, बिल्कुल ठीक बात है। अभिव्यक्ति में नवीनता माने हर बार बात करेगा तो कुछ अलग प्रकार से करेगा। हाँ, दूसरों से झगड़ा करना, बस यही है, क्योंकि पूछ क्या रहा है? नहीं पूछ रहा है। प्रतिभाशाली है तो झगड़ा थोड़ी ना करेगा, जिज्ञासु होगा तभी प्रतिभाशाली है। तो बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। आगे देखो लिखा हुआ है 19 नंबर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कहाँ कराई जानी चाहिए? देखो एक कॉन्सेप्ट आता है, हम आपको बता देते हैं, हम आपको किसी दिन पढ़ाएंगे भी। समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है बात, जिसको आप कहते हो इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जो समावेशी शिक्षा या प्यारे बच्चे, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो कहती है कि बच्चा चाहे जिस प्रकार का हो, चाहे वो किसी भी डिसेबिलिटी से है,
चाहे वो बिल्कुल भला चंगा है, चाहे वो प्रतिभाशाली है, चाहे वो एवरेज है, कुछ भी है, सभी को एक साथ में बिठाइए, तभी तो वो क्या हो जाएगी, समावेशी शिक्षा होगी। याद रखिएगा, कभी भी अगर कहा जाए कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, सीटन में एक बात रट के रखो कि भैया वो जो बच्चा है ना, वो भी सामान्य बच्चों के साथ ही आप उसको शिक्षा प्रदान करेंगे, और यही सही होता है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सर जी वो तो बहरा है, वो तो मूक है, वो तो बधिर है, तो वो सामान्य के साथ कैसे, नहीं। सीटेड में अगर प्रश्न सही करना है, अगर किसी भी टेट में प्रश्न सही करना है, तो आपको रट के रखना पड़ेगा, बच्चा कैसा भी, हमको कोई लेना देना नहीं है, बच्चे सब एक जैसे होते हैं। सीडीपी कहती है कि बच्चा सब एक जैसा होता है। उसको अगर आप समान बच्चों के साथ में बिठा के पढ़ाएंगे तो उसको हीन भावना नहीं आएगी, वो अपने को दूसरों के समान समझेगा, और जब दूसरों के समान समझेगा तो बच्चे का विकास होना निर्धारित है। ये बात याद रखना, अपने मन की बात को इसमें नहीं चलाना है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो क्या तीसरा नंबर सही हो जाएगा, अन्य बच्चों के साथ बैठ करके हम उसको शिक्षा दिलवाएंगे, विशेष विद्यालय में नहीं दिलाएंगे, विशेष शिक्षकों द्वारा नहीं दिलाएंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सामान्य बालों के साथ में उसको बिठा देंगे। देखो लिखा है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो आप सब जानते हैं किसका नियम है, तो आप कहेंगे ये नियम है निरंतरता का। मैंने बताया था ना आपको कि कंटिन्यूअस, गलत हो गया, ठीक है, कंटिन्यूअस जो चलता है विकास कैसा चलता है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की हिंदी होती है निरंतरता। तो याद रखिए, अगर कोई विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, तो किसका नियम है, तो आप कहेंगे निरंतरता का नियम है। मैंने आपके साथ में आज 20 प्रश्नों को हमने आपके साथ डिस्कस किया, और इसके साथ में मैंने बहुत सारे आपको फैक्ट भी बताए हैं। तो इन सारे फैक्टों को आप देखिए, समझिए, पढ़िए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपसे यहीं पर विदा चाहेंगे, कल की क्लास में आपके साथ मिलेंगे दूसरे 20 क्वेश्चनों के साथ में, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं, मैंने आपको बता दिया है। मैं आपको वो खिचड़ी नहीं दे रहा हूँ कि सब एक साथ दे दें और फिर उसके बाद आपको दिक्कत हो उसमें, चूंकि वहाँ पर दिखता नहीं। प्रीवियस ईयर जो पेपर जो पढ़े हैं नेट पर, अगर हम आपको वही सीधा लगाएं तो वहाँ पर वो दिखते नहीं। तो ये कुछ नहीं, ये प्रीवियस ईयर के हैं, और सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न भी कराए जाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। नमस्कार, आदाब, नमस्ते।